कॉन्सेप्ट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम आपको ना उधर पढ़ा चुके हैं, त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। त्रिभुज में आपको दो त्रिभुज आपको बताए थे कि त्रिभुज को हम पढ़ाते हैं दो भागों में बांटकर, एक उसके कोण के आधार पर और उसके भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर आज जो हम लोग को पढ़ना है वो विषमबाहु त्रिभुज पढ़ना है। छोटा सा एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ा के हम क्या कर ले आगे निकलेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर क्या पढ़ाएंगे? त्रिभुज। देखिए, हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट की पाठशाला में, यानी कि कंसेप्ट की पाठशाला में कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले उसका पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन में क्या क्या चीज आपको पूछता है वो सारा का सारा एक एक चीज पहले हम बता देते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन बताते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हैं और उसी में उसका थ्योरी समझा रहे हैं। जैसे पूछ दिया समलम चतुर्भुज के बारे में कुछ, ठीक है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि समलम चतुर्भुज के बारे में कुछ पूछ दिया, ऐसा नहीं कि हाँ समलम चतुर्भुज को क्वेश्चन भी बना रहे हैं, समलम चतुर्भुज के बारे में भी बता रहे हैं। नहीं, हम आपको पूरा का पूरा चीज आपको पहले बता देंगे, उसके बाद लेकर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके सामने कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सभी टाइप के मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हम कर देंगे, जो आपके सीजीएल में, एसएससी जीडी में, सिविल कोर्ट में आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा पढ़ रहे हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तो जैसे हम आपके सामने ले लिए ए बी सी, एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, उसके बाद बी के सामने की भुजा यहाँ पे बी हो जाएगा, और सी के सामने की भुजा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सी की सामने की भुजा सी है। तो देखिए, सभी की भुजा हम अलग अलग लिए, सभी की भुजा क्या की है? अलग अलग लिए, एक जैसा भुजा नहीं है। अगर इसका एक है तो ये दो, तो ये तीन, सभी की भुजा यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। तो इसमें एस होता है, तो इसका मान क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस का मान क्या हो गया? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब हम ना इसमें देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेगा। त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? तो विषमबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो विस्त्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस क्या होता है? सी होता है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, ठीक है। इसका ना एक और क्षेत्रफल होता है। वो कौन सा क्षेत्रफल होता है? तो इसका एक और क्षेत्रफल क्या होता है कि मान लीजिए ये दो एंगल दिया हुआ है, जैसे बी और सी एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बीच का कोई कोण है, इसके बीच का क्या है? कोई कोण है। जैसे कि मान लीजिए ये थीटा है, ये क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये भुजा दिया हुआ है बी और सी भुजा दिया हुआ है, इसके बीच का जो कोण है वो क्या है? थीटा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, अब यहाँ पे जब ये सिचुएशन दिया रहेगा तब, तो क्षेत्रफल इक्वल टू दूसरा इसका क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है 1/2 ए, कौन कौन सा है? बी और सी के बीच दिया रहेगा तो बी और सी लीजिएगा, बी सी इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से भी इसका क्या कर सकते हैं? आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया सर? क्षेत्रफल। तो बी और सी का लंबाई डालिए और उसके बाद थीटा के जगह पे अपना थीटा का मान डाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो गया। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया? तो सर क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट, जिसको इसको हीरोज का फॉर्मूला बोलते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस वन, एस इंटू माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या कर सकता है सर कि अगर इधर बी दे रहा है, इधर सी दे रहा है, बीच में थीटा दे रहा है, तब इसका एंगल कैसे निकालेंगे? तब इसका एंगल निकालने के लिए हम क्षेत्रफल इक्वल टू क्या करते हैं? 1/2 BC साइन थीटा। क्या बोलते हैं इसको? BC साइन थीटा। तो ये आपका बेसिक बात हो गया। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, आगे हम समझते हैं कि जैसे हम आपको बताए थे, आपको पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज रहेगा या समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, उसके अंदर अगर वृत्त आता है या उसके बाहर वृत्त आता है तो उसका रेडियस कैसे निकालिएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। आपका जो ए बी सी एक प्रकार का क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। और ये भी क्या है? ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो है रेडियस कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, इसका रेडियस कितना हो गया? स्मॉल आर है, और इसका रेडियस क्या हो गया? कैपिटल आर। इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस क्या हो गया? कैपिटल आर हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस स्मॉल आर का मतलब क्या होता है। तो स्मॉल आर अगर निकालते तो आर इक्वल टू डेल्टा बाई क्या हो जाता है? एस हो जाता है। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया सर? तो डेल्टा इक्वल टू क्षेत्रफल हो गया। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? क्षेत्रफल। डेल्टा इक्वल टू क्या मानिएगा? डेल्टा इक्वल टू क्षेत्रफल मानिएगा, ठीक है। अगर
कैपिटल आर पूछे, कौन सा आर पूछ रहा है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, तो कैपिटल आर इक्वल टू होता है, ध्यान समझिए, कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा। ये किसका मान देगा, ये देगा कैपिटल। फिर यहाँ डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू सर क्षेत्रफल हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। बस इतना ही कंसेप्ट आपको विषमबाहु त्रिभुज में ध्यान में रखना है। बाकी विषमबाहु त्रिभुज पे कोई भी क्वेश्चन बने आएगा आप बना दीजिएगा। ध्यान समझिए, विषमबाहु त्रिभुज में ज्यादा कुछ होता नहीं है। हम क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के अलावा जितना भी त्रिभुज हम पढ़ते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि उस दोनों के अलावा कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसको हम इसी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्षेत्रफल भी इसका निकालने का बता दिए, इसका अगर इसके अंदर कोई वृत्त रहता है तो उसका रेडियस भी निकालने का बता दिए, और कैपिटल रेडियस भी निकालने का बता दिए। तो विषमबाहु त्रिभुज में बस इतना ही। अब हम आके समझते हैं, जैसे कि आपको हम बताए थे कि त्रिभुज को हम दो भागों में बांटे थे, एक उसके भुजा के आधार पर और एक उसके क्या चीज, एंगल के आधार पर। तो भुजा के आधार पर आपका खत्म हो गया, भुजा के आधार पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम उसको पढ़ते हैं एंगल के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ते हैं, एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समकोण त्रिभुज। तीन प्रकार का आपको बताए होंगे, तीन प्रकार का त्रिभुज बताए होंगे। एक होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक होता है एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है, अधिक कोण और न्यून कोण के बारे में इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है आपको ज्यामिति में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है अधिक समकोण त्रिभुज के बारे में। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानकर फिर हम किस में प्रवेश करेंगे, फिर हम प्रवेश करेंगे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा समकोण त्रिभुज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और टॉपिक डालिए समकोण त्रिभुज। चलिए अब हम लोग समझ रहे हैं समकोण त्रिभुज। किसके बारे में समझ रहे हैं, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। सीधी सी बात है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो मेरा कोण बी कितना है, तो मेरा कोण जो बी है वो 90 डिग्री है। मेरा कोण बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझिएगा इसमें, आप जैसे कि जान रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका क्या चीज बोलते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे। पाइथागोरस थ्योरम आपका हो गया कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने क्या हो जाता है, शीर्षलंब, ठीक है। यानी कि अगर हम लेते हैं 1/2, आधार का मतलब क्या हो गया, BC इंटू क्या हो जाएगा, AB, BC इंटू AB। यानी कि जब भी हमको अगर क्षेत्रफल निकालना हो, हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए BC की लंबाई दिया रहेगा, BC की लंबाई इंटू AB की लंबाई, BC की लंबाई इंटू AB की लंबाई, ठीक है। उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल। अब एक चीज देखिए, इसमें भी हमको दो त्रिभुज लेना है, इसमें भी हमको दो वृत्त लेना है। एक ऐसा वृत्त लेना है जो इसके अंदर हो, एक ऐसा वृत्त लेना है जो इसके अंदर हो। तो एक वृत्त ले लेते हैं जो इसके क्या हो, अंदर हो। क्या लेते हैं, एक वृत्त ऐसा ले लिए जो इसके अंदर हो, और एक वृत्त ऐसा ले लिए जो इसके बाहर हो। एक ऐसा वृत्त ले लिए जो इसके क्या हो, बाहर हो। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो बाहर से जो वृत्त खींचा गया है ना, तो बाहर से जो वृत्त खींचा गया है उसमें ना AC क्या हो जाता है, AC इसका व्यास बन जाता है, AC इसका क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो जब AC इसका व्यास हो गया तो बताइए तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस यानी कैपिटल R इक्वल टू जो होता है, इधर ही लिख देते हैं, कैपिटल R निकालना है तो कैपिटल R इक्वल टू जो होता है, बताइए पूरा क्या है, AC बाई कितना कर सकते हैं, 2, AC बाई 2, यानी AC का हाफ होगा। ये पूरा जब हम कह रहे हैं कि AC क्या बन जाता है, इसका व्यास बन जाता है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, AC बाई 2। अगर हमको यहाँ से ये कैपिटल R हो गया, यहाँ से जो है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक में जब जाइएगा ना, तो ये आपका कैपिटल R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये आपका हो गया, यहाँ पे जो आप बना रहे हैं ये आपका हो जाएगा, कर्ण को हटा देते हैं, ये हो जाता है कैपिटल R। और देखिए स्मॉल r, ये आपका कौन हो गया, स्मॉल r। तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है सल, तो स्मॉल r इक्वल टू होता है, देखिए स्मॉल r इक्वल टू होगा
स्मॉल आर यानी कि जो अंदर वाला है उसका निकालना। तो स्मॉल आर इजकल टू होता है ये दोनों को क्या कीजिएगा, यानी आधार प्लस लंब माइनस उसका क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि ए बी प्लस बी सी माइनस क्या कर देना है ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बट्टा 2, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो हो जाता है स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ देगा कि स्मॉल आर से रिलेटेड या कैपिटल आर से रिलेटेड, तो आप इस दोनों बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है, बाकी सारा का सारा आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम थोड़ा समझते हैं। इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इसमें ना समकोण त्रिभुज में एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट होता है, उस प्यारे से कंसेप्ट को समझते हैं। क्या है, देखिए ए बी सी मेरा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में बी मेरा क्या है, समकोण है। हम क्या कर रहे हैं, बी से एक लंब डाल दे रहे हैं, किस पे, एसी पे। बी से एक लंब डाल दिए एसी पे, ठीक है, तो बी डी लंब हो गया किस पे, एसी पे हो गया। ठीक है, तब यहां से आपको 3-4 चीज पूछता है। क्या पूछता है, एक पूछेगा कि बताइए आपका बी डी इजकल टू क्या होगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बी डी इजकल टू क्या होगा, पहला चीज। दूसरा चीज पूछता है कि बताइए बी सी इजकल टू क्या होगा, ठीक है, और तीसरा चीज पूछता है कि बताइए ए बी इजकल टू क्या होगा। ये तीनों चीज पूछता है। तो तीनों चीज के बारे में हम समझते हैं कि तीनों चीज है क्या। देखिए, अगर हमसे पूछ रहा है बी डी, हमसे क्या पूछ रहा है, बी डी, तो एक बार भुजा के कंपेयर में हम निकालेंगे, ठीक है, और एक बार सीधा सीधा कर्ण के कंपेयर में निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम भुजा के कंपेयर में निकालते हैं कि बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू जो होता है, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए बी डी इज इक्वल टू जो होता है, बी डी इज इक्वल टू ए बी, ई वाला ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए सी। ठीक है, ए सॉरी बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी, बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी। तो देखिए ए बी इंटू बी सी बट्टा ए सी, ये बी डी का पहला फार्मूला हो गया, बी डी का। तो बी डी इक्वल टू कुछ नहीं करना है, ये दोनों आधार है और ये लंब है, ये दोनों को गुना करके अब बट्टा में क्या कर देना, ए सी करने देता है, क्या निकल जाएगा मेरा, बी डी निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे समझता है कि बी डी स्क्वायर इजकल टू, तो बी डी स्क्वायर ना आपको कर्ण के रूप में इसका फार्मूला देगा। ठीक है, मान लीजिए कर्ण दिया हो और उसमें बोले कि बी डी की लंबाई क्या होगा, तो बी डी की लंबाई इजकल टू होता है, बी डी की लंबाई इजकल टू होगा, ध्यान समझिए, ए डी गुने सी डी, क्या हो जाएगा, ए डी गुने सी डी। अगर बी डी स्क्वायर निकालने जाते हैं तो देखिए बी डी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए डी गुने सी डी, ए डी गुने सी डी। तो देखिए अगर आपसे बी डी पूछेगा, सीधा सीधा बी डी पूछेगा, तो ए बी इंटू बी सी बट्टा ए सी। अगर बी डी स्क्वायर पूछ दिया तो बी डी स्क्वायर इजकल टू ए डी गुने सी डी। क्लियर। अब आगे पूछेगा आपसे कि बताइए बी सी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर इजकल टू। तो देखिए इंड कहाँ पे कर रहे हैं, इसको पकड़ना है, ये जहां पे इंड हो कोना पे, ठीक है, यानी कि कर्ण वाले पार्ट को पकड़ना है जहां पे अंड। तो बी सी इजकल टू हो गया, तो बी सी इजकल टू क्या होगा, तो देखिए यहां से 2 बार जाना है, तो बी सी यानी बी सी स्क्वायर इजकल टू होता है, 2 बार जाना है। कैसे जाना है बताते हैं, बी सी इजकल टू यहां से 2 बार जाना है, एक बार जाके सी डी पर फिर वापस आ जाना है। तो बी सी स्क्वायर इजकल टू, ध्यान समझिएगा, बी सी स्क्वायर इजकल टू सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू सी ए कहिए तब या ए सी कहिए तब। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर इजकल टू सी डी गुने ए सी, सी डी गुने ए सी। ठीक है, कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान याद करते रहिए। अब दूसरा क्या कर रहा है, ए बी निकालना है हमको, क्या निकालना है, ए बी। तो कर्ण का बताइए, तो कहाँ से स्टार्ट किए, ए से, क्या होगा, ए से। तो ए वाला भाग कर्ण को छू रहा है, तो इसको पकड़िए, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा सर, ए बी स्क्वायर इजकल टू, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए डी, ध्यान समझिएगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, तो अब देखो ए बी स्क्वायर इजकल टू, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, किसका हो गया, भले सॉरी ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर का मान। ठीक है, तो इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज में इतना अगर आप थ्योरी रखते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, समकोण त्रिभुज से जहां से भी क्वेश्चन रहे उठा के बनाइएगा, 110% क्या हो जाएगा, बन जाएगा। थोड़ा बहुत कंसेप्ट का जो प्रॉब्लम होगा वही वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना तो फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ने, किसको पढ़ने चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, एक बार फिर से आपका कंसेप्ट की पाठशाला में स्वागत है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको, क्वाड्रिलेटरल टॉपिक को। अब क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहा जाता है, तो चारों भुजाओं से घिरे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक चतुर्भुज लेते हैं जो चारों भुजाओं से घिरा हो, जैसे कि ये मान लीजिए हम ले रहे हैं चतुर्भुज ले लिए, ठीक है, 4 भुजाओं से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज, चाहे कैसा भी हो।
तो ए बी सी डी मेरा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी मेरा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। पहले तो पहला कंसेप्ट इसमें लेते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है, पहला बात। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना दो गो डायगोनल होता है, इसमें दो डायगोनल होता है। जैसे कि आपका AC एक डायगोनल होगा और BD भी एक क्या होगा, डायगोनल। डायगोनल कितना हो गया, तो डायगोनल विकर्ण। डायगोनल यानी क्या हो गया, विकर्ण। तो सर विकर्ण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा आकृति जिसमें सबसे बड़ी से बड़ी रेखा खींचा जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहा जाता है। ये 3D वगैरह में अच्छे से समझ में। तो यहाँ पे समझिए डायगोनल क्या हो गया, तो डायगोनल यहाँ पे दो हो गया, AC और यहाँ पे BD। तो एक डायगोनल हो गया AC। तो अभी हम AC डायगोनल को ही लेते हैं, AC डायगोनल को लिए तो ये क्या हो गया, AC डायगोनल हो गया, ठीक है। अब जरा एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक डायगोनल दिया हुआ है हमारे पास AC, डायगोनल दिया हुआ है AC, और इस पे ना दो हाइट दिया हुआ है। डायगोनल पे एक पहला हाइट दे दिया, ठीक है, जिसपे परपेंडिकुलर H1, और ये दूसरा हाइट हो गया। एक इसका हो गया, इसका दूसरा हाइट हो गया, दूसरा हाइट हो गया, ठीक है। ये हो गया H2। तो ये H1 हाइट हो गया, ये कौन सा हाइट हो गया, H2 हाइट हो गया। तो अगर कहेगा इस तरह का सिचुएशन देके, कहेगा कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, तब आपसे कहेगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू जो होता है, इस तरह से डायरेक्शन देके तब दिखिएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है हाफ, ठीक है। और जिस डायगोनल पे आपको लंब डाला गया, यानी जिस डायगोनल से आपको ऊंचाई को मापा गया है, तो हाफ इंटू AC, हाफ इंटू AC कर देंगे। और फिर क्या कर देंगे, अंदर में H1 प्लस H2, अंदर में क्या कर देंगे, H1 प्लस H2। तो ये आपको क्या देगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे देगा, पूरा का पूरा क्या दे देगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर एक बार और समझ लीजिए, अगर कोई एक डायगोनल दिया रहे, उस पर क्या कर दिया, दो हाइट दिया रहे, H1 और H2 दो हाइट दिया रहे। अगर इसका पूछे कि क्षेत्रफल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ AC इंटू H1 प्लस H2, ठीक है। AC जो उस पे डायगोनल पे आप ऊंचाई लिए हैं उसका, तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। पहला बात क्या हो गया, पहला बात चतुर्भुज का ऐसा क्षेत्रफल निकल गया। तीसरा बात समझिएगा, यहाँ पे तीसरा कंसेप्ट में क्या समझना है। मान लीजिए अब यहाँ पे ना एगो डायगोनल ना देकर दोनों डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल ना देकर क्या दिया हुआ है, दोनों डायगोनल दिया हुआ है। तो जब दोनों डायगोनल दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि BD एक क्या हो गया, BD भी एक डायगोनल हम ले लिए, दोनों डायगोनल दे दिया, ठीक है। और दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे कटते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा है, O है, जो जिस पॉइंट पे कट रहा है वो पॉइंट कौन सा हो गया, O। और यहाँ पे दोनों का एंगल जो बन रहा है थीटा बन रहा है, दोनों का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तब आपसे बोलेगा कि ABCD का क्षेत्रफल बताइए, ABCD का क्षेत्रफल। तब ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तब ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है, तब इस केस में चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2, 1/2। मान लीजिए ये वाला जो आपका हाइट है, ये वाला जो डायगोनल है, इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, D1। और ये वाला जो डायगोनल है इसको क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है AC गुने BD, AC गुने क्या हो जाएगा, BD, AC गुने BD, और इंटू में हो जाता है साइन थीटा, इंटू में क्या हो जाता है, साइन थीटा। यानी कि दोनों अगर डायगोनल का आपको लंबाई मालूम है और यहाँ पे थीटा मालूम है, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 AC गुने BD इंटू साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। इसको इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल किसी भी चतुर्भुज के लिए उसका क्षेत्रफल निकालने का ये दो गो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम ना स्पेशल करके चतुर्भुज को पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पढ़ना है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज को अभी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल फार्मूला, कोई भी क्वाड्रिलेटर के लिए ये फार्मूला लगाइएगा, अगर इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ना हम दो के जोड़ा में पढ़ेंगे, जैसे कि दो का गुण एक साथ होता है, जैसे कि आयत
और वर्ग एक साथ पढ़ लेंगे, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को एक साथ पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करके फिर उधर समलंब और बाहु को एक साथ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अभी जो आपको यहाँ पे टॉपिक डालना है वो टॉपिक डालना है क्या चीज, आयत और वर्ग। तो आपको क्या करना है, एक तरफ आयत लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद एक तरफ लिखिएगा आयत और एक तरफ क्या लिखिएगा, वर्ग। एक तरफ आयत लिखिएगा और एक तरफ वर्ग लिखिएगा और दोनों को एक साथ हम समझेंगे ताकि कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन हमारे बीच ना रहे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जैसा कि हम आपके सामने लिखे, एक तरफ आयत लिखे एक तरफ वर्ग लिखे, तो आप उसी तरह एक तरफ आयत लिख लीजिए, एक तरफ क्या कर लीजिए, वर्ग लिखिए। तब हम समझते हैं आयत, क्या समझते हैं, आयत। तो देखिए आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, आयत। जैसे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या हो गया, एक मेरा आयत हो गया, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे कि देखिए ए बी सी डी, ये मेरा क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो आयत किसे कहेंगे, आमने सामने की भुजा बराबर हो। वर्ग किसे कहेंगे, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। अब इसमें गुण क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, दोनों का गुण लगभग लगभग क्या होता है, मिलता है। देखिए गुण जहां डिफरेंट होगा वहां हम बताते हैं। एक तो डिफरेंट आप लोग जानते होंगे कि इसकी सभी भुजा बराबर होती है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन दूसरा डिफरेंट आप समझिए, अगर हम यहां से क्या करते हैं, यहां से एक डायगोनल लेते हैं, यहां से एक डायगोनल लिए कौन सा, AC, और एक दूसरा डायगोनल लेते हैं BD। एक डायगोनल लिए कौन सा, AC, और एक डायगोनल लिए BD। उसी तरह यहां से एक डायगोनल लेते हैं, अब इसको पहले समझते हैं उसके बाद उसमें जाएंगे। ठीक है, एक डायगोनल लिए AC और एक डायगोनल लिए BD, जो O पे काटता है, कहाँ पे काटेगा, O पे काटेगा। ठीक है, तो इस डायगोनल के बारे में समझिए, चाहे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चीज बताओ, यहाँ पे जो है एक नंबर पॉइंट अगर हम देते हैं, इधर से ही लिखते हैं, एक नंबर अगर हम पॉइंट देते हैं, तो एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है आपका AB बराबर किसके हो जाएगा, तो सर AB बराबर DC। AB बराबर किसके हो जाएगा, DC, यानी कि दोनों भुजा आपस में बराबर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, AD बराबर किसके हो जाएगा, तो AD बराबर BC। ये तो सिंपल सा चीज है, आप लोग जान रहे हैं, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब आगे देखते हैं, देखिए AD बराबर BC। अब देखिए दूसरा चीज में, दूसरा पॉइंट में देखिए क्या होगा, दूसरा पॉइंट में जानते हैं कि सभी ना आपस में सभी का कोण, यहाँ A का कोण, B का कोण, C का कोण और D का कोण जो होता है ना, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यानी आयत के सभी कोणों का योग, आयत का सभी कोण कितना कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए कोण A इज इक्वल टू कोण B इज इक्वल टू कोण C इज इक्वल टू कोण D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा ना इसके डायगोनल के बारे में समझते हैं। तीसरा में इसके किसके बारे में समझ रहे हैं, डायगोनल के बारे में समझ रहे हैं। डायगोनल ही दोनों में अंतर स्पष्ट करता है। देखिए जब हम यहाँ से डायगोनल लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला बात समझना यह कि इसको ना 90 डिग्री पे नहीं काटेगा, 90 डिग्री पे नहीं काटेगा, इट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात कि इसके कोण को ना समद्विभाजक नहीं करेगा, कोण को क्या करेगा, समद्विभाज नहीं करेगा। यानी कि ये अगर अल्फा है इधर वाला कोण, तो इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण को समद्विभाजक नहीं करेगा और 90 डिग्री पे नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन एक केस होता है कि इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। तो इसका यहां से एक चीज निकल के आता है कि OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, और OA इज इक्वल टू क्या हो जाता है, OC हो सकता है। ये दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, यानी बाइसेक्ट वाले रूल में बाइसेक्ट वाले, यानी कि OB इज इक्वल टू OD और OA इज इक्वल टू OC, ये बात हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि इसको 90 डिग्री पे नहीं काटता है, इसको क्या करता है, 90 डिग्री पे नहीं काटता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं आगे क्या कर रहा है। अब सिंपल सा चीज है, 3-4 को जो आप लोग बचपन से जानते आते होंगे। क्या है, मान लीजिए इसका L मान लेते हैं, इसकी लंबाई को क्या मानते हैं, L मानते हैं, और इसकी चौड़ाई को क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो इसमें पूछता है कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी इसका परिमाप क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा चीज है परिमाप, तो परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, और विकर्ण क्या हो जाएगा, परिमाप या विकर्ण या क्षेत्रफल, तो तीनों चीज को समझते हैं। परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो परिमाप इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, पहला परिमाप, लंबाई को हम कितना लिए हैं, तो L इक्वल टू लंबाई, L इक्वल टू क्या लिए हैं,
लंबाई और बी यानी कि चौड़ाई लिए हैं। एकदम बेसिक से बेसिक बातों को हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, आपको डील कर दे रहे हैं। जो बच्चा फर्स्ट क्लास भी करेगा, पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो, उसको भी यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो परिमाप इक्वल टू क्या होगा, 2 × L + B। फिर उसके बाद क्या होता है इसका डायगोनल, इसका क्या होता है क्षेत्रफल पहले ले लेते हैं। तो अगर हम आयत पढ़ा रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसका विकर्ण, विकर्ण यानी कि विकर्ण आपको दो चीज दिखाई दे रहा है, दोनों विकर्ण की लंबाई इक्वल टू होता है √L² + B²। क्या हो गया, L² + B²। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि सर विकर्ण की लंबाई जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। या तो आपको AB विकर्ण दे दे तब, या AC विकर्ण दे दे तो, यानी कि AB बराबर क्या होता है, तो AB बराबर AC होता है। यानी विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तभी तो बाइसेक्ट करता है, तभी तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, बनता है। तो यहाँ से कितना सीखे आयत में। अब इसी से कंपेयर करके हम किसको पढ़ते हैं, इसी से हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको क्या कर डायगोनल, तो डायगोनल का मतलब क्या हो गया, AC। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा BD। डायगोनल रहा है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, यानी कि डायगोनल जो बराबर भागों में, दोनों डायगोनल की लंबाई क्या हो जाती है, आपस में बराबर होती है। अब देखिए ये डायगोनल का आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आयत के बारे में एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। क्या होता है सर बेसिक सा कंसेप्ट आयत के बारे में, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। भुजा सभी कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो सभी कोण 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि OB इक्वल टू OD और OE इक्वल टू OC। लेकिन ध्यान देना है कि डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं कटेंगे और एक कोण जो है बराबर भागों में नहीं बटेगा, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे समझिए, परिमाप इक्वल टू क्या होता है, तो 2 × L + B। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, L × B। और विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, √L² + B²। कहीं से कोई दिक्कत। अब देखिए अधिक से अधिक बात, सारा का सारा बात इसमें भी लागू होगा, सारा का सारा बात इसमें भी लागू होगा। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो अगर सभी भुजाओं की लंबाई A है, लेकिन यहाँ पे एक है कि पहला में लेते सभी भुजा बराबर हो जाएगा, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। ये सभी भुजा आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और सभी कोणों का मान कितना होगा, तो सभी कोण का भी मान जो होगा इसका दो में, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर हम इसका डायगोनल ले रहे हैं AC, कौन सा डायगोनल लिए, AC, और इसका डायगोनल लिए BD, ठीक है। डायगोनल क्या लिए, AC, और डायगोनल लिए BD। अब इसमें क्या होता है, दूसरा अंतर क्या होता है, ध्यान समझिए। अभी आप लोग एक वो अंतर जानते होंगे कि इसकी भुजा आपस में बराबर होती है और इसकी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ हम आपको दूसरा अंतर बता रहे हैं। ये जैसे कि यहाँ पे अगर कटेगा डायगोनल तो ये 90 डिग्री में नहीं कटेगा, लेकिन आयत में जब ये कटेगा तो कितना डिग्री पे कटेगा, 90 डिग्री में कटेगा। कितना डिग्री पे कटता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। कितना में कटेगा, 90 डिग्री पे कटेगा। तो ये कितना कट जाएगा, 90 डिग्री में कटेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, इसका जो एंगल विभाजित, इसका डायगोनल ना इसके एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अगर ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, या एक प्रकार का अच्छा कंसेप्ट है कि दोनों में अंतर बता दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा, और दोनों को कितना डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे काटेगा। बाकी सारा चीज आपका क्या हो जाता है, इक्वल होता है, कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। अब समझते हैं यहाँ पे, यहाँ भी जब डायगोनल जब बाइसेक्ट कर रहा है, एक मिनट थोड़ा पानी, चलिए देखिए, तो कोण A, कोण B और कोण C और कोण D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब इसका कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें। अब देखिए 3 में हम क्या कर सकते हैं, इसका परिमाप निकाल रहे हैं, तो इसका परिमाप निकालिएगा तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4A। परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4A। अगर आप इसका, अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। अगर आप इसका 4, 5 में, अगर आप इसका क्या, अगर आप इसका देखिए विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो विकर्ण इक्वल टू हो जाता है, देखिए अगर E है, A है, तो पाइथागोरस नियम से अगर AC निकालते हैं तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A हो जाता है। क्या हो जाता है,
2a हो जाता है। तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो गया, √2a। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया। तो इधर आपका एक तरफ आयत हो गया, एक तरफ क्या हो गया, वर्ग हो गया। आप दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए जैसे कि हम लोग आयत और वर्ग को अलग अलग करके पढ़े, ठीक है, लेकिन सामने में एक ही पेज पे लिखे, ठीक है। उसी तरह अभी हम ना समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज को एक ही पेज में आमने सामने लिखेंगे, ठीक है, एक ही पेज पे सामने सामने लिखेंगे ताकि हम दोनों में अंतर को स्पष्ट कर सके। समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है, इस बात को हमको क्या करना है, समझना है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होगा, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि देखिए अभी हम आपके सामने बना रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, ये जो चतुर्भुज हो गया ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो जरा देखिए, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हम बोल रहे हैं कि इसमें आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है, यानी कि ए बी समानांतर किसके हो जाएगा, डीसी के, ठीक है। और AD समानांतर किसके हो जाएगा, AD समानांतर हो जाएगा BC के, ठीक है। AB समानांतर हो गया DC के और AD समानांतर किसके हो जाएगा, BC के समानांतर हो गया, ठीक है। इसमें समानांतर चतुर्भुज, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। और इसका गुण क्या होता है, तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, तो दूसरा गुण ये होता है कि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि कोण, आमने सामने का एंगल बराबर होता है, आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण A इज इक्वल टू कोण C और कोण B इज इक्वल टू कोण D। तो आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। आमने सामने का एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब तीसरा में हम समझते हैं, आमने सामने का एंगल बराबर हो गया। और तीसरा गुण समझते हैं क्या है, तीसरा गुण में क्या होता है कि इसकी दो लगातार कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। दो लगातार कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जरा इस चीज को समझिएगा कैसे। मान लीजिए ये ऊपर वाला समानांतर, ये ऊपर वाला DC रेखा को लेते हैं AB, ये दोनों समानांतर है। और ऐसे अगर हम देखते हैं AD, तो एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। AD किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो जरा तिर्यक रेखा का देखिएगा तो बताइए, तो एक ही तरफ का कोण हुआ कि नहीं, एक ही तरफ का कोण हुआ, जिसे अंतःकोण कहते हैं। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। इसी हिसाब से अगर हम लेते हैं तो ए बी कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू कोण D प्लस कोण A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आया, ये सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। कहीं से शॉट लीजिए, फिर हम इसका एंगल डायगोनल के बारे में आपको क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। इतना का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब जरा समझते हैं, जितना बात हम इसमें समझे उतना ही बात हम क्या करते हैं, समचतुर्भुज में समझते हैं। समचतुर्भुज किसे कहेंगे सर, तो समचतुर्भुज उसे कहेंगे जो आमने सामने की भुजा समानांतर होने के साथ साथ क्या हो, बराबर हो। समानांतर होने के साथ साथ वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर होने के साथ साथ बराबर भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। तो देखिए समचतुर्भुज, ये आपके सामने जो अभी हम बनाए, ये क्या बना रहे हैं, ये हम आपको बना रहे हैं समचतुर्भुज। देखिए इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर भी है और समानांतर भी है। तो ये क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज। सारा का सारा जो बात अभी हम इसमें लिखे हैं, जो बात अभी इसमें लिखे हैं, सब का सब बात इसमें लागू होता है। लेकिन इसमें यह है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर, इसमें सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। और उसके आमने सामने की भुजा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि अगर हम देखें तो ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारा का सारा चीज वही होगा। एक नंबर हो गया। दो में देखिएगा, इसमें समझिएगा, AB समानांतर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। और AD समानांतर क्या हो जाएगा, AD समानांतर BC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समानांतर। फिर इसमें भी वही बात होगा तीसरा में कि लगातार आमने सामने की कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। फिर तीसरा, चौथा में देखिए, इसलिए हम सामने पढ़ा रहे, देख रहे हैं
एगो याद रहेगा आपको, दूसरा भी आपको क्या हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। एक चीज याद रहेगा, अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में बराबर जान रहे हैं तो समचतुर्भुज आराम से याद हो जाएगा, या समचतुर्भुज के बारे में जान रहे हैं तो समानांतर चतुर्भुज आराम से याद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें भी लगातार कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू कोण डी प्लस कोण ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये सब को इसी सामने में लिखते हैं, इस सब को लीजिएगा कोण ए प्लस कोण डी, शायद इधर दिखा नहीं, सबको लीजिएगा तो सबके बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सबके बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों बात जो है इसमें और इसमें इतना तक एकदम सेम रहता है, कहीं से किसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको याद करने में और इसको याद करने में। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, एक ऐसा चतुर्भुज हो गया समचतुर्भुज हो गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम। तो चलिए इस दोनों का आप स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ लीजिए, तब हम आगे इसमें दोनों में बताते हैं। चलिए अब आगे हम समझ रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा और समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का एरिया, एक तो सिंपल सा बात है कि अगर इसमें हाइट दे दिया, क्या दे दिया, हाइट दे दिया, तो समांतर चतुर्भुज बढ़ा रहा है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आधार गुणे शीर्षलंब। आधार गुणे क्या होता है, शीर्षलंब होता है, पहला चीज। दूसरा इसका क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है वही आपको जो D1 आपको पहले ही बता दिए, कोई भी चतुर्भुज हो आप क्या कीजिएगा, उसका जब भी क्षेत्रफल निकालिएगा, ये आपका D1 हो गया और ये आपका क्या हो गया D2 हो गया। मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है, तो अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो बताइए, तो ये शुरू में ही यहाँ बताए हैं कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ अगर थीटा है कोई, यहाँ पे क्या है थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, D1 इंटू D2 इंटू क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा। ये क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल का बात करेगा, कहीं से कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए ये क्षेत्रफल, दूगो क्षेत्रफल इसमें ध्यान रखिएगा, दूगो क्या करना है आपको, क्षेत्रफल इसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, दूगो इसमें क्षेत्रफल ध्यान देना है। अब उसी तरह हम इसमें समझते हैं, किसमें, समचतुर्भुज में। अगर समचतुर्भुज का भी आते हैं, समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो दो डायगोनल इसमें भी लेते हैं, दो डायगोनल क्या किए इसमें भी ले लिए। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका सब भुजा ए होता है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधार गुने शीर्षलंब। अगर आपके पास शीर्षलंब दिया रहेगा तब आधार गुने क्या हो जाएगा, इसका शीर्षलंब। और दूसरा चीज समझिएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका चलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार इंटू शीर्षलंब। क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार इंटू शीर्षलंब। अब दूसरा क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। जब हमको D1 और D2 दिया हो, D1 और यहाँ पे D2 दिया हो, आपको बता दें कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल एक दूसरे को कितना पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू D2 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान हम जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 डालिएगा तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू निकल के क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब एक बहुत ही प्यारा हम लोग कंसेप्ट दोनों में समझते हैं, दोनों में एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, तो सर डायगोनल और भुजा के बीच में संबंध, डायगोनल और भुजा के बीच में संबंध क्या होता है, उस संबंध को हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं समझने कि डायगोनल और भुजा के बीच में क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो देखिए डायगोनल और भुजा के बीच में संबंध, तो मान लीजिए इसका क्या हो गया, ये एल हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो सब ए रहेगा, क्या रहेगा, ए रहेगा। तो यहाँ पे हम जरा समझते हैं कि डायगोनल यहाँ पे लिख लेना है, यानी विकर्ण और भुजा के बीच संबंध, भुजा के बीच संबंध, विकर्ण और भुजा के बीच में क्या समझना है, खोजना है। तो विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध खोजना है। तो विकर्ण और भुजा के बीच में जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हम क्या लेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या करेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर। बात समझिएगा, एल स्क्वायर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर
प्लस d2 का स्क्वायर। ये क्या होता है, देखिए ये आपका क्या हो गया, भुजा हो गया और ये इसका विकर्ण हो गया। तो भुजा और विकर्ण के बीच में संबंध, भुजा विकर्ण और भुजा के बीच में संबंध 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं कहाँ पे, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज में। सम चतुर्भुज में क्या होगा, यही बात सेम टू सेम यही बात अगर हम निकालते हैं किस में, सम चतुर्भुज में, तो क्या हो जाएगा। जरा एक चीज देखिए, इसका सभी भुजा लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी इसका क्या है, ए है। तो अगर हम लेते हैं 2, क्या लेते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ब्रेथ भी इसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो जरा देखिए, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब बाहर 2 है तो 2 दूना 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर किया 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। दैट इज क्लियर। तो ये आपका जो हो गया एक बेसिक। इसमें अगर परिमाप निकालना हो तो इसका परिमाप इक्वल टू होता है, ऊपर लिख देते हैं, इसका परिमाप इक्वल टू होता है 4a। इसका जैसा परिमाप दिया रहेगा उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो इसका परिमाप इक्वल टू क्या हो गया, 4a। अब देखिए, अब इस दोनों का आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल और विकर्ण था, और यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्ण था। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपका आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, बस बात को ध्यान रखना है कि ई वाला चीज, ठीक है, कि विकर्ण और भुजा के बीच का संबंध, और ये वाला चीज कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। इतना ध्यान रखिएगा, आपका नैया क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए, अब एक और कंसेप्ट इसमें बच गया है क्वाड्रिलेटर में, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, समलम चतुर्भुज। क्या चीज है इसमें, समलम चतुर्भुज, जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। एक आता है समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, उसको भी पढ़ना है, लेकिन वो आपके लिए अभी इतना जरूरी नहीं है। ये पढ़िए समलम चतुर्भुज, निश्चित है कि इससे क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, पूछता है। देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, समानांतर हो और दो असमानांतर हो। दो भुजा क्या हो, समांतर हो, दो असमानांतर हो। तो देखिए, तो ए बी समानांतर सी डी है, तो पहला ही आपका पॉइंट क्या हो गया, कि पहला पॉइंट हो गया सर आमने सामने, मतलब जिसकी दो आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो और दो असमानांतर हो। तो इसमें समांतर भुजा कौन है, ए बी, समांतर कौन है, सी डी है। ए बी समांतर कौन है, सी डी है। कहीं से किसी को कोई दिक्कत, तो ए बी समांतर सी डी हो गया। अब कहता है कि इस तरह का जब समलम चतुर्भुज है और इसमें ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, तो कहेगा आपसे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। क्षेत्रफल को थोड़ा और नीचे लेते हैं, एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए क्षेत्रफल से पहले। देखिए इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए आमने सामने का कोण, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। पूरा का पूरा यहाँ पे जो हम बताएंगे आपको कंप्लीट, कहीं कहीं से कूद के पढ़ाने वाला धंधा यहाँ पे नहीं होता है, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं हाई लेवल तक का। देखिए सारा का सारा चीज आपको हम बताएंगे। तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ पे चौथा समझिएगा, तीसरा क्या होता है भाई, तो तीसरा में अब इसका हम समझते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इक्वल टू जो होता है इसका हाफ, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, हाफ, और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर देखिए, तो ए बी समानांतर किसके है, सी डी के। तो समांतर भुजा में दो भुजा, ए बी प्लस क्या कर देंगे, सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर आपसे कभी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाता है, ऊंचाई होता है। ये क्या हो जाता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ट्रेपीजियम का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसका भी डायगोनल क्या कर सकता है, बाइसेक्ट ईच अदर करता है। ओ पे दोनों को क्या करता है, बराबर भागों में यहाँ पे बांटता है। बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। तो बराबर भागों में बांटेगा तो सीधा सा कंसेप्ट होता है, क्या होता है, बराबर भागों में अगर बांट दिया, तो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ओ ले लिए, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और
ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ज्यामिति वगैरह में ज़्यादा काम आता है, लेकिन यहाँ पे समझिए क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू एच। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब चीज़ भूल जाइएगा, लेकिन अगर ये नहीं भूल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में आप क्या सीखे थे। इस वीडियो में आप क्वाड्रिलेटरल का हर एक वो चीज सीख लिए, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे ट्रेपीजियम हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक इसमें आप क्या किए, पढ़ लिए। ठीक है, बेसिक बात पूरा का पूरा जान गए। अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा ट्रेपीजियम का, ठीक है, तो ट्रेपीजियम का क्वेश्चन अब आपके पास आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इतना बात ट्रेपीजियम में बेसिक बात होता है। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहां पे इस चीज को बताएंगे। ठीक है, जैसे ही वहां पे इस चीज को बताएंगे तो आपको पूरा वहां कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप यहां पे पढ़ लीजिएगा और एक बार जब क्वेश्चन बताएंगे उस समय पढ़ लीजिएगा, तब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी में फॉर्मूला बताएंगे, सारा का सारा चीज बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसलिए पूरा थ्योरी को हम आपके क्वाड्रिलेटर के थ्योरी को एक जगह सजा के रख दिए हैं। इस वीडियो को पूरा एक बार और देख लीजिए, दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, इसके फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को बनाने बैठिए, आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 3D के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, 3D के बारे में। 3D को भी इसी तरह से पढ़ेंगे, आपको एकदम आमने सामने करके कि बेलन कोण में क्या अंतर होता है, सारा का सारा एक एक चीज आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।